Hello and good morning, my dear friends. How are you? In the last session, we have discussed about the most IMP theorem, kinematic equation for the uniform accelerated motion. एक बार इक्वेशन को फिर से देख लेते हैं. इक्वेशन 3 डिराइव किए थे हमने. उसमें से पहला इक्वेशन था x माइनस एक्स जीरो. उसको मैंने x इक्वल्स टू यानी कि माइनस एक्स जीरो को इधर ले लिया है. सो x इज इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर. ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन अ पीरियड ऑफ टाइम t. राइट? फिर v इक्वल्स टू वी जीरो ए टी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम t. ओके, सेकेंड इक्वेशन. फिर थर्ड इक्वेशन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बट ड्यूरिंग द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? इफ आई रिलीज एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, थोड़ी सी हाइट से, बट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के आसपास से कहीं से भी छोड़ते हैं तो वो सीधा अर्थ सरफेस की ओर रुख करता है. राइट? सो इफ आई रिलीज एनी ऑब्जेक्ट नियर अबाउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, okay, then it start moving towards the surface of the earth. Why? We well known about it because of the gravitational force. Okay, now I have released an object from the stationary condition, so its velocity is 0 when it is in my hand, and as I release, it possesses some velocity, and step by step its velocity increases. And I have explained, or I have given you that example. It is an example of accelerated motion, but it is covered under the uniform accelerated motion. Why and how we will understood. First, here we are understood the what is gravitational acceleration. So as I release an object, acceleration is produced in the object because of the gravitational force, that is called gravitational acceleration. ठीक है, यानी जैसे मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. कैसे? वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही छोड़ूंगा वेलोसिटी बढ़ने लगेगी. अब ये वेलोसिटी बढ़ी यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन. पर क्यों हुआ? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. बराबर? सेम टू सेम, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी. वेलोसिटी रिड्यूस हुई तो भी वो एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी. बराबर? तो वो चेंज क्यों हुई? तो फिर से वो वेलोसिटी रिड्यूस भी हुई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. सो अगेन इट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. Okay, so acceleration produced in the object or in the body because of the gravitational force is called gravitational acceleration. ठीक है, और अब मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं. उसका यूनिट एक्सेलरेशन जैसा ही, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसे हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल जी से. ठीक है, कैपिटल जी हम यूज कर चुके हैं, बट अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करने के लिए हम स्मॉल जी की सिंबल का यूज करेंगे. ठीक है, चलिए तो मैं पहले लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, ठीक है, मैंने लिख दी है डेफिनेशन. जैसा मैंने बताया कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स of the earth is called gravitational acceleration. Okay, is similar यूनिट उसका एक्सेलरेशन जैसा ही होगा, एक्सेलरेशन ही, बट ग्रेविटी के कारण है तो यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा. जी से इंडिकेट किया जाएगा. ठीक है, और उसकी वैल्यू ओवर द एंटायर रीजन ऑफ द अर्थ कांस्टेंट ली जाती है. ठीक है,
तो वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको जब भी जी की वैल्यू यूज करनी है न्यूमेरिकल के अंदर तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करोगे। कब 10 लोगे? तो आपको जब ब्रैकेट में लिखा हो कि यूज जी इक्वल्स टू 10 तो ही आप जी की वैल्यू 10 यूज करोगे, वरना अगर नहीं बोला गया है, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, तो जी की वैल्यू 9.8 यूज करोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन है काइनेमेटिक इक्वेशन, जो हमने लास्ट ईयर में डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में। आज उसी इक्वेशन का यूज करना है हमें और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन लिखने हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि मान लो किसी डिस्टेंस h से या d से या x से, जैसे मैं यहां से इसको छोड़ रहा हूं, नीचे जा रही है, बराबर। तो जब तक वो मेरे हाथ में है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0, ठीक है, और जब वो ग्राउंड पे टच कर रही है तब उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, और g की डायरेक्शन, खास g की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। g की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या टुवर्ड्स द सरफेस। अब मैं जिस पॉइंट से छोड़ रहा हूं ऑब्जेक्ट को, जैसे यहां से, तो ये 0 पॉइंट है, बराबर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे नेगेटिव y, यहां से अपवर्ड सारे पॉजिटिव y। अब ये जो वर्टिकल एक्सिस पे, यानी सीधी रेखा पे जो मोशन हो रही है, वो हम y एक्सिस पे भी ले सकते हैं। x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होती है, तो वर्टिकल कौन सी होती है? y एक्सिस। तो अब y एक्सिस पे हम मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली at stationary state, so velocity is v0 from the surface of the earth, its height is let it y, okay, and it start moving towards the surface of the earth. okay, इतना लिख के हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। so v0 is equals to 0, यानी जहां पे भी v0 है वो हम क्या बोलेंगे? v0 equals to 0। ठीक है, तो इक्वेशन में कहीं पे भी v0 का इस्तेमाल करना होगा तो हम 0 रखेंगे। v इज इक्वल्स टू v, ओके, और a इज इक्वल्स टू माइनस जी। a को क्या बोलेंगे? माइनस जी बोलेंगे। और इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। कैसे किया जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं और समझाते जाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है वो लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया है कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज v0। ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी v0, बट v0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, व्हेन इट टच टू द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, ओके, यानी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी v है। इनिशियल पोजीशन y0 इक्वल्स टू v0 है। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे? माइनस j। तो जहां पे भी इक्वेशन में मुझे इस्तेमाल करना होगा a, मैं क्या लिख दूंगा? माइनस g। v0 होगा 0, y0 होगा तो v0। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला इक्वेशन आसान वाला इस्तेमाल करते हैं कि v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at इक्वेशन में प्लेस करते हैं। ओके, जब आप थियरी लिखोगे तब ये इक्वेशन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे, पर आप पहली बार समझ रहे हो इसके लिए मैं लिख रहा हूं। v तो v ही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी। v0 0 रखना है तो अब ये नहीं रखना होगा। a इज इक्वल्स टू क्या रखना है? माइनस g। पहला इक्वेशन तैयार हो गया आपका। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी
राइट। चल अब दूसरा इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू y0 प्लस v0 t प्लस 1/2 gt सॉरी at स्क्वायर, इसके अंदर रखेंगे वैल्यू। ओके, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो आपका y तो डिस्टेंस y ही है, बट y0 इज इक्वल्स टू 0 बोला है तो ये नहीं लिखेंगे। v0 इक्वल्स टू v0 बोला है तो ये भी कट जाएगा, दोनों स्टेप कट गए। तो अब बचा क्या, 1/2 at स्क्वायर, बट a इक्वल्स टू माइनस जी है तो माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ओके, तो दूसरा इक्वेशन भी तैयार हो गया हमारा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, इन टाइम t। अब तीसरा इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सा था, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। x माइनस एक्स 0 था पर हमें तो y एक्सिस पे चाहिए मोशन, तो हम क्या लिख रहे हैं, y माइनस वाई से। चल अब v तो v ही रहेगा, v स्क्वायर, v0 0 है, दैट इज इक्वल्स टू 2a, बट a की जगह माइनस जी, सो दैट इज माइनस जी, 2 रह गया ना, माइनस 2g, ये माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, सो माइनस 2g ब्रैकेट में y, y0 तो क्या है, 0। ओके, सो हमारा इक्वेशन हो गया, ढंग से लिख देता हूं, माइनस 2g y। ओके, सो अब हमारे इक्वेशन तैयार हो गए, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g y बराबर, क्यों, v0 0 रख दिया, y0 0 रख दिया। ओके, सो रीजन लिखना हो तो लिख सकते हो हर एक इक्वेशन में, y0 इज इक्वल्स टू v0 इक्वल्स टू 0। वैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है तो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, तीनों तीन इक्वेशन इजी है ना, खाली क्या करना है, y0 v0 को 0 और a इक्वल्स टू माइनस जी। अगर तीन इक्वेशन याद है तो आप आसानी से बना सकते हो। अब आसान काम, न g की जगह 9.8 रख देना है। जैसा मैंने बताया कि g की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9.8, तो इस इक्वेशंस में 9.8 रख दो, आपका काम खत्म। ओके, एज वी नो that the value of g is equals to 9.8 meter per second square. So equation 1, 2 and 3 can be rewritten as follow। चल पहला इक्वेशन क्या था देख लीजिए, v इक्वल्स टू माइनस जी डी, तो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 t। ओके, दूसरा इक्वेशन, नाउ y इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 बाय 2, क्या होगा, 9.8 बाय 2, तो उसको डिवीजन देके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 44.5, यानी कि 4.5, सो माइनस ये बनेगा आपका 4.9 और टी स्क्वायर। ओके, यानी कि 9.8 बाय 2 कर दिया और टी स्क्वायर लगा दिया। हो गया, चलिए अब लास्ट इक्वेशन क्या है आपका, वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gy, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8। ठीक है, चलो
तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस 19.6 इंटू वाई। ओके, ये तीन इक्वेशन बनाने का कारण क्या है, ठीक है, ये समझिए। यहां से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। 9.8 वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू t। दूसरे इक्वेशन पे से मैं क्या लिख सकता हूं, 4.9 कांस्टेंट है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y। ओके, बट यहां पे तीन इक्वेशन में से हमें एक और दो इक्वेशन का यूज करके ग्राफ बनाना है, और थर्ड ग्राफ जनरल लॉजिक वाला है। पहले मुझे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बनाना है, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का बनाना है, ठीक है, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं आगे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। चल देखिए, मैंने इसे यहां पे रखा है थोड़ा, देखिए इसकी तरह, और तीन ग्राफ भी के फर्मा बना दिए हैं, और इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या है, ग्राफ फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि फ्री फॉलिंग बॉडी के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। कौन कौन से, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। और उसी के चलते मैंने इक्वेशन बनाए हुए थे, आपको सिखाया था कैसे इक्वेशन बनाते हैं। अब पहला ग्राफ जो है मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। इक्वेशन से आप देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। सो व्हेनेवर एनी two physical quantity is directly proportional to each other, then its graph is always straight line. Okay, यानी कि यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो भी ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एंड पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो छोड़ेंगे, यानी कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बट ऑब्वियस बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, बट माइनस में, तो दैट इज व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। ओके, अब दूसरा है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, बराबर। बट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम इज प्रोपोर्शनल बट स्क्वायरली प्रोपोर्शनल। ओके, यानी टी स्क्वायर है। तो याद रखिए, जब भी कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के स्क्वायर प्रोपोर्शन में होती है तो वो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बाय नेचर होता है, या फिर कर्व होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक बाय नेचर। तो अब इसे हम पैराबोलिक शो करेंगे, इसे पैराबोलिक नेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका y वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब लास्ट है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स रहती है, टाइम के साथ बदलती नहीं है। ओके, सो व्हेनेवर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसकी वैल्यू 9.8 है, तो यहां पे बता दिया माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू ऑफ g इज नॉट चेंजेस विद द टाइम, सो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ मोस्ट आईएमपी है, पूरा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है वैसे तो अच्छे से याद कर लेना। मैंने क्या सिखाया, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन और ग्राफ, ठीक है। अब आगे और एक पॉइंट देख लेते हैं, ग्राफिकल पॉइंट है, ग्राफिक की ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्स टी ग्राफ
जो हम देख चुके हैं, फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ओके, क्या देख रहे हैं हम? एक्सटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन के लिए कैसा होगा वो बनाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए यहां पे कि जब भी कोई इक्वेशन, यानी कि मैं यहां पे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, मैंने आपको सिखाया था d2x अपॉन dt स्क्वायर, बराबर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव, कितना? डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ द ग्राफ, यानी कि अगर कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा है तो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी। डबल डेरिवेटिव का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि लिखते हैं फॉर एनी फंक्शन curveness and double derivation is directly proportional to each other. Okay, it indicates that, यानी कि क्या शो करेगा? It indicate that if curve is high, okay, then acceleration is more or high. अब डबल डेरिवेशन ऐसा नहीं लिखा है, इट इंडिकेट्स दैट इफ कर्व इज हाई, ओके, तो डबल डेरिवेशन ज्यादा होगा। डबल डेरिवेशन क्या है? एक्सेलरेशन। ओके, तो सीधा एक्सेलरेशन। ओके, और कर्व इज जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। चल, अब इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मैं यहां पे एक एक्सटी ग्राफ बनाता हूं। कर्वेचर, बराबर। अब ये कॉनकेव है, कॉनकेव और अप, क्या? कॉनकेव अप। तो यहां पे एक्सेलरेशन कर्व ज्यादा है, अब ज्यादा या कम वो कंपैरिजन से पता चलता है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे बात करो तो कर्वेचर खत्म हो जाती है, पूरे पॉइंट के कंटिन्यूअस कर्व की बात करो तो कर्वेचर दिखता है। ठीक है, तो अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे जैसे कर्वेचर जीरो है, यहां पे कर्वेचर ज्यादा है, यहां पे कर्वेचर ज्यादा है, तो इस पॉइंट्स पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और एग्जैक्टली यहां से चेंज हो रहा है ना, तो यहां पे एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट वो हम फ्यूचर में समझेंगे। हमें यहां पे क्या ध्यान देना है? खाली कर्वेचर, और दिस इज कॉनकेव अप, ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे x इंडिकेट कर देते हैं, यहां पे t इंडिकेट कर देते हैं। ओके, और लिख देते हैं फॉर पॉजिटिव
एक्सेलरेशन। ओके, ये ग्राफ किसका है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। अब नेगेटिव का कैसा होगा? तो फिर तो यहां पे नेगेटिव का शो कर देते हैं। उल्टा, तो ये कॉनकेव डाउन, ओके, या कॉन्वेक्स, ये क्या था? कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स, या फिर कॉनकेव डाउन। देन फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्स टी। ओके, हमें क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, ड्रॉ द एक्स टी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे हम ग्राफ प्लॉट करके लिखेंगे, एज शोन इन द फिगर एक्स टी ग्राफ इज कॉनकेव अप, सो द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और दिस ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना है। ओके, और सेम टू सेम यहां पे, हियर इन अ फिगर नंबर 2 the graph is concave down, so its graph or xt graph for the negative acceleration। ठीक है, और अब थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, थर्ड ग्राफ। This is the xt graph, straight line। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन यानी कि क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट में यानी कि इसका कर्वेचर दिख रहा है? कर्वेचर नहीं है, जीरो है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो मैंने बोला था कि कर्व जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ओके, सो इट इज फॉर द जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि डबल डेरिवेशन एक एक्सेलरेशन कर्वेचर से सीधा संबंध रखता है। तो हमने इक्वेशन देके, उसका ब्रीफ देके तीन ग्राफ इंडिकेट कर दिया। ओके, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, अच्छे से समझ लेना। और अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दो ही थियरम बाकी रहती है, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अब वेलोसिटी को मैं जिस अंदाज से बता रहा हूं उससे ध्यान से समझिए। नेक्स्ट में मैं दोनों की दोनों थियरम समझा दूंगा या लिख के डिराइव कर दूंगा। मैं टाइटल दे रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, पहले सीधा लिख देता हूं कि VAB का मतलब होता है, ठीक है, तो पहले जिसे लिखा जाता है, यानी ए की हम बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में? बी के, और इसका इक्वेशन लिखा जाता है, दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। ओके, कैसे, क्यों, कब, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बट हमें अभी क्या समझना है? VAB का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू B। बराबर, उसका उल्टा लिखूं तो VBA लिखूं तो उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इतना समझ में आना चाहिए खाली अभी फिलहाल। ओके, और ए और बी की क्या माया जाल है, अब समझते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि वेलोसिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, यानी कि वेलोसिटी पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव है। कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या कौन सा स्टेशनरी है, वो समझने के लिए आपको रेफरेंस ही लेना पड़ता है। ओके, ऐसा हो सकता है कि एक रेफरेंस से कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरे रेफरेंस से वही ऑब्जेक्ट मूविंग है। समझाता हूं किस तरीके से।
उसके लिए आपको चलना होगा स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पे भी जा सकते हो। अब आप मान लो आप सी ऑफ करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड को, ठीक है। अब आपका फ्रेंड, उसका सामान, सब कुछ आपने बस या ट्रेन के अंदर रख दिया है और बस अब छूटने वाली है, आप नीचे आ जाओगे, राइट। अब ध्यान से समझिए, बस या ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया है, ठीक है। ट्रेन के अंदर जो सामान पड़ा है और आपका जो फ्रेंड बैठा है, अब आपको बस के साथ साथ वो सब मोशन में नजर आएगा, ओके। यानी कि एज द बस और ट्रेन इज मूविंग, यू सिम्स, यानी कि आपके संदर्भ की बात कर रहा हूं मैं, आप ग्राउंड पे खड़े हो, आपको बस और ये जो लगेज जो ट्रेन के अंदर पड़ा है वो स्टेशनरी नजर आएगा, ओके। बट अगर मैं आपके फ्रेंड की बात करूं जो ट्रेन के अंदर है या बस के अंदर है, क्या उसको वो सामान मोशन में नजर आएगा कि स्टेशनरी पड़ा हुआ नजर आएगा? तो सामान तो आपके सामने ही पड़ा है, तो वो तो स्टेशनरी लगेगा उसको, राइट। तो आपके लिए लगेज मोशन में है, बट आपके फ्रेंड के लिए वही लगेज स्टेशनरी है, राइट। सो एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाती है, वेलोसिटी के कंसेप्ट बदल जाता है। चलिए, जैसे आप बैठे बैठे बात कर सकते हो किसी भी फ्रेंड के साथ, वैसे ही इक्वल वेलोसिटी से चलते हुए आप बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे शायद आपने देखा हो तो हवाई जहाज यानी एयरप्लेन के अंदर एयर टू एयर फीलिंग की जाती है, यानी एक हवाई जहाज से यानी एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन में पेट्रोल भरा जाता है। जिस तरीके से मैं जमीन पे यानी कि ग्राउंड पे फीलिंग कर सकता हूं, उसी तरीके से एयर में भी फीलिंग कर सकता हूं। बट कैसे? उसके लिए दोनों ही एरोप्लेन की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 मान ली जाती है, ठीक है। यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट 50 की स्पीड से मूव हो रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो 0 वेलोसिटी ग्राउंड पे भी होती है, ओके। और हवा में जब दोनों मोशन में है बट दोनों की इक्वल स्पीड है तो भी रिलेटिव वेलोसिटी 0 मानी जाती है। वही काम जिस तरीके से आप ग्राउंड पे कर सकते हो, वही काम हवा के अंदर इक्वल वेलोसिटी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कभी दो बाइक को इक्वल साथ में चलते हुए बातें करते हुए देखा होगा। जैसे ग्राउंड पे खड़े रह के बात कर सकते हो तो दोनों ही व्हीकल इक्वल स्पीड से जा रहे हैं तो भी आप बात कर सकते हो। यानी कि मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा रिलेटिव है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कहां यूज करना है वो देखिए। जैसे आप स्टेशनरी खड़े हो, सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। वो कंडीशन सोच लो। अब आप क्या कर रहे हो? आप भी बाइक पे हो और सामने वाला ऑब्जेक्ट दूसरा कोई दोस्त है, वो सामने से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वो भी मोशन में है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के जल्दी नजदीक आओगे क्योंकि दोनों ही मोशन में हो। और मान लो कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको आपका फ्रेंड उसी डायरेक्शन में दिख गया, बराबर। तो आप क्या करोगे? तेजी से उसके नजदीक जाने की कोशिश करोगे, बराबर। अगर आप दोनों की स्पीड हमेशा इक्वल है तो क्या आप कभी उसको मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे वाला जो फ्रेंड है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए आगे वाले से, तो ही वो उसे मिल पाएगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। ये भी कंसेप्ट ध्यान रखना कि पीछे वाला होता है उसकी वेलोसिटी हाई होगी तो ही वो आगे वाले को क्रॉस कर पाएगा। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। चलिए, तो क्या होगा? आपको आपकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, डिस्टेंस कवर करके उसके पास जाना पड़ेगा और फिर आप उससे बात कर सकते हो। तो आपकी स्पीड कंपैरेटिवली घट गई, ओके, क्योंकि आपको कम स्पीड पड़ रही है, उस आगे वाले से ज्यादा स्पीड चाहिए तो ही उसे कवर कर पाओगे, तो योर रिलेटिव वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड।
अपोजिट डायरेक्शन में है तो बहुत तेजी से डिस्टेंस कटता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इंप्रूव्स, ऐसा बोला जाता है। ओके, बहुत जनरल थॉट से सोचिए कि अगर दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको एकदम फास्ट क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे। हाईवे पे जब भी आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि सामने से आने वाले सारे व्हीकल्स आपको फटाफट करके निकल जाते हैं। बट अगर आपकी डायरेक्शन में कोई ओवरटेक करता है तो आपको क्या लगता है, वो धीरे धीरे जा रहा है। मान लो कि आप 50 की स्पीड से जा रहे हो और आपको कोई 60 की स्पीड से ओवरटेक करता है, तो आपको तो उसकी स्पीड खाली 10 महसूस होगी। कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा है, ऐसा ही लगेगा। बट अब मान लो आप 40 की स्पीड से जा रहे हो और सामने वाला भी 40 की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों जब क्रॉस होंगे तब जो वेलोसिटी एक्सपीरियंस होती है वो 80 की स्पीड महसूस होती है। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ओके, अब कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो ही होती है। वो कभी ग्राउंड वेलोसिटी में आ गया अगर तो वो तो अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड इज ऑलवेज जीरो, और उसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर की जाती है और वो रेफरेंस माना जाता है। ओके, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए मैंने लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बी लिखा है सिंगल, तो उसका मतलब है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है इंडिविजुअली, और पूरा इक्वेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। ओके, बट जनरल वेलोसिटी लिखी जाए, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ समझा, बट किसके रिस्पेक्ट में? इट इज ऑल अबाउट द रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि लाइक ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 50, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है, तो ही 50 माना जाएगा। बट अगर आप बोल रहे हो कि विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेन, तो उसकी स्पीड भी बतानी पड़ेगी, साथ साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, जिससे हम इफेक्टिव वेलोसिटी क्रिएट कर पाए। ओके, जैसा कि हमने देखा अपोजिट जा रही है तो क्या होगा? इंप्रूव होगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो डिप्रूव होगा। सो दैट कंसेप्ट शुड बी यूटिलाइज। ओके, चले, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का अच्छा खासा कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। अब सीधा हम एग्जाम्पल लेंगे और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करेंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।